आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में स्वागत है। दोस्तों, HSC ने अपने जो मेंस एग्जाम में एक नया सब्जेक्ट रूरल मार्केटिंग ऐड किया हुआ है, ये हम सबको पता है। दोस्तों, हम सभी साथियों को, बहुत सारे साथियों को ये समस्या आ रही है कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, इसके अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज से हम इस चैनल के माध्यम से आपको ये सभी समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। यानी इसके अंदर जो HSC ने हमको पैटर्न दिया है उसके हिसाब से ही हम दोस्तों इस चैनल के ऊपर हम आगे से तैयारी किया करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो एक समय ऐसे हुआ करता था कि जो उत्पादक था, यानी जो प्रोड्यूसर था, जो उत्पादों को बनाने का यानी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम किया करता था, वह जो भी उत्पाद अपना बनाता था वो दोस्तों बिक जाया करता था। क्योंकि दोस्तों उस समय कंपटीशन न के बराबर था और बेचने वाले बहुत ही कम थे, खरीदने वाले बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर फैक्ट्रियां बहुत ही कम हुआ करती थी, उद्योग धंधों का विकास बहुत ही निचले स्तर पर था। क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उसकी दोस्तों शिक्षा का स्तर था वो बहुत ही डाउन था, उनका जीवन स्तर बहुत डाउन था। उनको दोस्तों जो सरकार को भी यह चिंता रहती थी उस टाइम कि कोई भी बड़ा व्यक्ति आकर कोई ऐसा उद्योग धंधा स्थापित न कर ले कि वह जनता का शोषण करने लग जाए या फिर दोस्तों उस वस्तु पर वह अपना एकाधिकार न स्थापित कर ले। तो दोस्तों सरकार ने भी बहुत ज़्यादा बंदिशें लगाई हुई थी। तो नया भी उद्योग स्थापित करने में वो एक व्यक्ति को नया उद्योग स्थापित करने के लिए भी बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता था। यानी ऐसे मान लीजिए कि आप वो नया उद्योग धंधा कोई स्थापित ही नहीं कर पाता था। ऐसे सरकार ने कड़े उस समय अधिनियम नियम अपने बनाए हुए थे। दोस्तों उस समय आपने देखा होगा कि हमारे पहले एक साबुन आया करती थी, वो बहुत ही पत्थर की तरह, यानी पत्थर की जो ईंट की तरह सख्त हुआ करती थी, लेकिन लोग फिर भी उसका यूज करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। आपने दोस्तों ऐसा देखा भी होगा। तो उस समय ऐसी ही वस्तुएं हुआ करती थी, वो नया तो कोई क्वालिटी उसके अंदर थी और जो वस्तुएं हुआ करती थी वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ करती थी। तो दोस्तों वो हाथों हाथ उसकी बिक जाया करती थी, कोई उसका कंपटीशन उसके मार्केट के अंदर नहीं था। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ कि सरकार ने अपने धीरे धीरे क्या किया, अपने अधिनियमों में उसमें ढील दी। सरकार को लगा कि उद्योग धंधे जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों का जीवन स्तर में सुधार होता है। तो सरकार ने कुछ इसके अंदर ढील दी और नए उद्योग धंधे कुछ हमारे यहाँ पर स्थापित हुए। तो स्थापित होने के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि जो बिक्री पर बाद में ध्यान जाने लगा, जो उत्पादक पहले उत्पादन पर ध्यान दिया करता था कि हम उत्पादन करें और अपना माल बाजार के अंदर बेचें, वो बाद में क्या हुआ कि जब थोड़ा कंपटीशन बढ़ा और भी प्रोड्यूसर्स मार्केट के अंदर आ गए तो उसका पूरा ध्यान दोस्तों बिक्री को बढ़ाने में लग गया। यानी अब उसको ऐसा नहीं था कि जो वह उत्पाद बनाएगा वह दोस्तों बिक जाएगा, उसके लिए उसको विशेष प्रयत्न करने पड़ते थे। यानी वह बिक्री को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता का शोषण तक, यानी उसकी यही सोच हुआ करती थी कि किसी भी तरह बिक्री को बढ़ाया जाए, चाहे वो उपभोक्ता को शोषित करके, झूठ बोलकर या किसी भी तरह से किया जाए। तो दोस्तों कई बार उस समय क्या हुआ करता था कि उपभोक्ता उत्पाद या सेवा खरीद कर जब अपने घर आया करता था तो दोस्तों वो अपने को ठगा महसूस किया करता था, क्योंकि उत्पाद कुछ और होता था, बताया कुछ और जाया करता था। यानी उस समय क्या था कि उत्पादकों का पूरा का पूरा ध्यान अपनी बिक्री पर ही रहा करता था। तो दोस्तों ऐसा तो कोई लंबे समय तक तो चलने वाला नहीं था, क्योंकि उपभोक्ता को हम एक बार ठग सकते हैं, उसको हम बार बार नहीं ठग सकते। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ, जब मैंने अपनी पहला बताया कि उसका पूरा ध्यान उत्पादन पर रहता था, यानी जो उत्पादन करता था वो दोस्तों बिक जाया करता था, तो उसको दोस्तों मैं बताऊं तो उसको हम उत्पादन विचारधारा कहते हैं। उत्पादन विचारधारा। और जब कुछ कंपटीशन बढ़ा, सरकार ने भी उद्योग धंधे खोलने की कुछ छूट दी, कुछ कंपटीशन हुआ तो दोस्तों उनका बिक्री पर ध्यान हुआ, तो हम उसको बिक्री विचारधारा कहते हैं। बिक्री विचारधारा कहते हैं। अब दोस्तों जब ये बिक्री बढ़ाना चाहे वो नैतिक तरीके से हो, अनैतिक तरीके से हो, ये लंबे समय तक तो दोस्तों चलने वाला है नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे सरकार उद्योग धंधों को बढ़ावा देने में लगी रही, जैसे जैसे नए नए उद्योग धंधे स्थापित हुए तो मार्केट के अंदर कंपटीशन भी बढ़ता चला गया। तो ऐसा स्थिति लंबे समय तक चल न पाने के कारण
उन प्रोड्यूसर्स ने, उत्पादकों ने सोचा कि अब ऐसे बात नहीं बनने वाली है, हमें अपने उत्पाद की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। यानी अपना यदि उत्पाद अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो अपना उत्पाद अपने आप जनता खरीदेगी, लोग उसको खरीदेगी और अपनी सेल्स जो है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, तो उसको उत्पाद विचारधारा का नाम दिया गया। उत्पाद विचारधारा का उसका नाम दिया गया। तो दोस्तों ऐसे में ये तो बात ठीक है कि उत्पाद की जो क्वालिटी है उसको अच्छे से अच्छी बनाया जाए, ताकि उपभोक्ता जो है उसको समय उस उत्पाद को खरीदे और उनको उसकी जो उपयोगिता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन दोस्तों इससे उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी उपभोक्ता से वो पहुंच से बाहर वस्तुएं होने लगी, क्योंकि जब हम उत्पाद की क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो उसकी कीमतें भी बढ़ेगी। तो दोस्तों इतनी अधिक कीमतें हो गई तो उपभोक्ता सस्ते उत्पादों की तरफ अग्रसर होने लगा। तो दोस्तों ये विचारधारा भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। तो अब प्रोड्यूसर्स ने, उत्पादकों ने ये सोचा कि अब हम क्या करें। तो उस समय उन्होंने देखा कि हम ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो उपभोक्ता चाहता है, जिस कीमत पर चाहता है, जिस क्वालिटी का चाहता है, वो हम प्रोडक्ट हमें यदि बनाएं तो हमारी बात बन सकती है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने सर्वे करने चालू किए, यानी जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनसे पर्सनली तौर पर मिलना शुरू किया। तो उन्होंने उनकी आवश्यकताएं जानी, उनकी पहचानी। उसके बाद में उनको लगा कि इस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, यदि हम यह प्रोडक्ट बनाएं तो हमारा मार्केट के अंदर अच्छा चल सकता है। तो दोस्तों उन्होंने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। और उसके बाद में उसने जैसे ये काम वह करने लगा, तो वो दोस्तों और भी उसके साथ क्या करने लगा कि वह उसके निकटतम स्थान पर, जहाँ पर उपभोक्ता रहता है, उसके निकटतम स्थान पर उन वस्तुओं को उचित कीमत पर उपलब्ध करवाने का वह दोस्तों प्रयास करने लगा। तो इसी प्रयास में दोस्तों जब उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार वस्तुएं मिलने लगी, तो वह उसके लिए दोस्तों कुछ ज़्यादा कीमत भी देने के लिए वो तैयार हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से उपभोक्ताओं को भी इससे फ़ायदा मिला और जो उत्पादक है उसको भी इससे फ़ायदा मिला। तो उपभोक्ताओं को अपनी इच्छाओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं मिलने लग गई, और जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, उनकी आवश्यकताएं भी बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी होने लग गई। और उत्पादकों को ये हुआ कि उनकी बिक्री भी उनकी बढ़ने लगी, और उत्पादक जो है वो अपनी बिक्री को लेकर जो संशय था, उनको जो दिक्कतें थी, वो भी उसकी दूर हो गई। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं कि उपभोक्ता विचारधारा। उपभोक्ता विचारधारा यानी उपभोक्ता पर ध्यान केंद्रित करके वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाना। तो दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों व सेवाओं का निर्माण होने लग गया। लेकिन दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुकने वाली थी। अब बात आती है पर्यावरण की, यानी एनवायरनमेंट की। अब फिलहाल का जो कंडीशन हम देखें तो वो ऐसी है कि जो भी उत्पादक है वो ऐसा चाहता है कि वह ऐसा उत्पाद बनाए ताकि जो अपना पर्यावरण है उसको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, और उपभोक्ता भी उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने लग गया, समाज का भी हस्तक्षेप बढ़ने लग गया। वह कोई ऐसी उत्पादन तकनीक अपनाए, वह वस्तुओं सेवाओं की ऐसे पैकेजिंग करें, इस प्रकार का वह अपना जो सिस्टम तैयार करें, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है, यानी वस्तुओं तक, जो वस्तुओं एवं जो उत्पादों को जो कंज्यूमर तक पहुंचाने का भी जो उसका तरीका होता है, सभी की सभी जो सिस्टम है वो इस तरह से अपनाए कि जो अपना पर्यावरण है, जो अपना वातावरण है, उसको दोस्तों कम से कम नुकसान पहुंचे। तो इसके लिए दोस्तों एक नई और जो विचारधारा आई जिसका नाम है पर्यावरण विचारधारा। पर्यावरण विचारधारा। तो दोस्तों ये विचारधाराएं मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि अपने मार्केट के बारे में, इतिहास के बारे में, इसके मार्केट के बारे में मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाऊँ, ताकि आप खुले मन से इसके इतिहास को जानते हुए आगे हम अपनी ग्रामीण इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ सकें। तो सबसे पहले उसका ध्यान उत्पादन पर हुआ करता था, फिर बिक्री पर हुआ, फिर उत्पाद पर हुआ, फिर उपभोक्ता पर हुआ, और अब किस पर है? पर्यावरण पर है। यानी जो एनवायरनमेंट है उसको और उपभोक्ताओं को, दोनों को उसको संतुष्ट करना है, दोनों को उसको सेटिस्फाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट की हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं। मार्केट की हम क्या डेफिनेशन बना लेते हैं, हम देखते हैं।
कि मार्केटिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग है क्या, जिसको हमें विपणन कहते हैं, विपणन। तो मार्केटिंग दोस्तों क्या है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाकर, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाकर वस्तुओं या सेवाओं, या हम उत्पाद भी कह सकते हैं इसको, वह सेवाओं का उत्पादन कर उनको, यानी उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उनकी सुविधा अनुसार पहुंचा कर संतुष्टि प्रदान कर वह पर्यावरण को ध्यान में रखकर लाभ कमाने से है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखें तो हमारी विपणन जो मार्केट है उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन इसके अंदर आ जाती है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को हम पता लगाएंगे कि आखिर उपभोक्ता चाहता क्या है, और बाद में वस्तुएं हैं उत्पादों की, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उत्पादन करके उनको उचित कीमत पर उनकी सुविधा अनुसार, यानी उनके निकटतम स्थान पर पहुंचाकर उनको हम संतुष्टि प्रदान कर, और हम साथ में यह ध्यान रखें कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे उसके पैकेजिंग से, उसके उत्पादन प्रक्रिया से। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर लाभ कमाने को हम मार्केटिंग कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, विपणन कहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही, इसके अंदर हमारी सभी डेफिनेशन आ जाएगी। ये यदि डेफिनेशन आपको याद हो जाती है तो आप पूरी मार्केटिंग को समझ सकते हो कि मार्केटिंग हमारी क्या है। देखो दोस्तों, यदि हम उपभोक्ताओं के अनुसार वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन नहीं करेंगे तो उनको खरीदेंगे नहीं, जब वो खरीदेंगे नहीं तो दोस्तों हमारी जो मार्केटिंग है वो ऐसे की ऐसी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि मार्केटिंग का जो मेन मकसद होता है वो होता है उपभोक्ताओं को अपना जो उत्पाद है वो दोस्तों स्थानांतरित करना, उनको वह उत्पाद उन तक पहुँचाना। तो दोस्तों वो जब उत्पाद खरीदेंगे नहीं तो हमारी मार्केटिंग करने का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ग्रामीण मार्केटिंग के बारे में। अब दोस्तों हम ग्रामीण मार्केटिंग पर, अपनी जो रूरल मार्केटिंग है उसके ऊपर आते हैं। तो इसी को हम आधार बनाकर अपनी जो रूरल मार्केटिंग है उसको देखें कि जो ग्रामीण उपभोक्ता है, जो गांव में रहने वाला जो उपभोक्ता है, उसकी आवश्यकताओं का यदि हम पता लगाएं कि वह आखिर चाहता क्या है, वह किस कीमत पर चाहता है, कि वो क्या उत्पाद चाहता है, कहाँ पर चाहता है, सब उसकी आवश्यकताओं का पता लगाकर उसी के अनुसार हम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करके, यानी वह जो वस्तुएं वह सेवाएं चाहता है उसी के अनुसार हम उत्पादों वह सेवाओं का उत्पादन करके उनको उचित कीमत पर उनकी सुविधा अनुसार, यानी वो जो चाहता है उसी जगह पर, यदि मान लीजिए वह कोई उपभोक्ता कोई वस्तु चाहता है लेकिन वह वस्तु उसको हम 50 किलोमीटर दूर, यदि 20 किलोमीटर दूर वह वस्तु उपलब्ध करवाएं तो दोस्तों वो वहाँ पर उस वस्तुओं को खरीदने के लिए नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये सभी की सभी फिर मार्केटिंग का कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमें उनकी सुविधा अनुसार वस्तुओं को वहाँ तक पहुँचाना होगा, उनको संतुष्ट करना होगा, साथ में दोस्तों हमें पर्यावरण का भी ध्यान में रखना होगा, और ऐसा करके हमें लाभ कमाना है तो वो दोस्तों अपनी मार्केटिंग होगी। यानी ग्रामीण उपभोक्ताओं पर पूरा का पूरा केंद्रित है, यानी इसीलिए उपभोक्ताओं को बाजार का राजा कहा जाता है। यानी सारी की सारी अपनी जो विपणन क्रियाएं होगी वो सारी की सारी दोस्तों उपभोक्ता पर केंद्रित होगी, यानी कंज्यूमर पर केंद्रित होगी। और कंज्यूमर और क्रेता में भी फर्क होता है। एक अपना कंज्यूमर होता है, एक क्रेता होता है। क्रेता होता है खरीदने वाला,
उपभोक्ता होता है उसको यूज करने वाला, उसको कंज्यूम करने वाला। दोस्तों जरूरी नहीं होता कि जो अपना जो क्रेता है वो दोस्तों उपभोक्ता भी हो, वह आगे वस्तुओं को खरीदने यानी बेचने के लिए भी हमसे वस्तु खरीद सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, वह अपने समय के यूज करने के लिए कोई उत्पाद खरीदता है, तो दोस्तों वो अपना उपभोक्ता होगा, क्योंकि वह स्वयं उन वस्तुओं को यूज कर रहा है। लेकिन आगे बेचने के लिए हमसे कोई वस्तु खरीदता है तो दोस्तों वो क्रेता होगा, न कि उपभोक्ता। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो स्वयं उस उत्पाद को क्रय करता है। तो हमें दोस्तों उस क्रेता को ध्यान में नहीं रखना है, हमें उपभोक्ता को ध्यान में रखना है कि वह उत्पाद अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करे, उसकी अधिक से अधिक उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। तो दोस्तों यही हमें देखना है इस अपनी मार्केटिंग के अंदर। तो अब हम इसी के संबंध में अपना एक उपभोक्ता यानी रूरल मार्केटिंग के अंदर 4A के नाम से अपनी एक जो मार्केटिंग जो मिक्स आता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि 4A के हिसाब से, जैसे उसमें 4A में क्या है, इसमें पहला A हमें क्या दिया हुआ है, अफोर्डेबिलिटी दिया हुआ है, यानी सामर्थ्य इसको बोल सकते हैं। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर अवायबिलिटी दिया हुआ है, अवायबिलिटी यानी उपलब्धता दी हुई है। तीसरा हमें क्या दिया हुआ है, अवेयरनेस दिया हुआ है, अवेयरनेस। चौथा यानी जागरूकता कह सकते हैं इसको, जागरूकता। चौथा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, चौथा पॉइंट हमें एक्सेप्टेबिलिटी दिया हुआ है, एक्सेप्टेबिलिटी दिया हुआ है, यानी स्वीकार्यता दिया हुआ है, स्वीकार्यता। तो दोस्तों ये 4A जो है ये हमारे रूरल मार्केटिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देखिए सामर्थ्यता क्या होनी चाहिए कि उसकी ऐसी कीमत होनी चाहिए कि वो उसकी सामर्थ्य के अनुरूप हो, वह उस जो प्रोडक्ट है उसको यूज भी कर पाए, क्योंकि उसकी ऐसी कैपेसिटी, उसकी सामर्थ्यता होनी चाहिए कि वह उस जो प्रोडक्ट है उसको यूज भी कर पाए और वह उसको खरीद भी पाए, और ऐसी जगह पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह उसको आसानी से खरीद ले, उसके लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। तो दोस्तों यदि वह उसके पास में वस्तु मिलेगी तो दोस्तों वो उसको आसानी से खरीद कर उसको कंज्यूम कर सकता है। उसको अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताना है, उसको अपनी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना है कि हमारा जो उत्पाद है वो दोस्तों वो किस प्रकार उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उसको बहुत बार ऐसा होता है कि उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं का पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों हम यदि उनको बताएं कि आपके जीवन में यदि ये समस्या है तो आप इस समस्याओं को इस प्रकार से दूर कर सकते हो, तो दोस्तों वह उस उत्पाद को लेने के लिए भी अग्रसर होंगे। दोस्तों आज से कुछ साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि जो डायपर होता है, डायपर नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है जो बच्चों के हम यूज करते हैं। तो दोस्तों उस समय हमने कभी खुद यूज नहीं किए, हमको पता ही नहीं होता कि डायपर, हम यदि कुछ साल पहले देखें तो हमको पता ही नहीं था कि डायपर क्या होता है। यानी उनको जो महिलाओं को इस बारे में कन्विंस किया गया, उनको बताया गया कि ये आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी परेशानियों को कैसे दूर कर सकता है। बच्चों को ये जो रोग होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उसको दोस्तों कैसे ये बचा सकता है। तो दोस्तों उसकी आवश्यकताओं के बारे में उसको बताया गया और उनको बताया गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी समस्या को किस प्रकार दूर कर सकता है। तो दोस्तों वो उस उत्पाद को खरीदने के लिए भी उसको राजी हो जाएंगे, वो उस उत्पाद को भी खरीदेंगे। वह ऐसा उत्पाद होना चाहिए कि वह उसको उत्पाद को स्वीकार करें, वह उसको उत्पाद को स्वीकार कर सकें, यानी उसके सभी के सभी उत्पाद से संबंधित फीचर्स है वो उसी के अनुसार होने चाहिए, तभी वह उसको स्वीकार करेगा। यानी वह उसकी चाहे क्वालिटी हो, उसका चाहे साइज हो, कुछ भी हो, उसकी पैकेजिंग भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और उसकी जो कीमत है वो भी उसका मैटर करता है। और दोस्तों उसकी स्वीकार्यता का मतलब है कि वह
जो उत्पाद की सभी फीचर्स है उसके दी अकॉर्डिंग है, तभी वह उसको स्वीकार कर पाएगा। तो ये दोस्तों चारों के चारों जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने विपणन मार्केटिंग के अंदर बनते हैं। अब दोस्तों हम अपने जो ग्रामीण जो इकोनॉमी है उस पर आते हैं और उसके विषय में हम देखते हैं। तो दोस्तों हम देखें तो बहुत समय पहले यदि हम चल के देखें तो हमारे ग्रामीण जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही निचले स्तर पर थी। उपभोक्ताओं का शिक्षा का स्तर भी बहुत ही नीचे था, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा था, और जो बुनियादी जो ढांचा होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो भी बहुत ही कम जो लेवल का था, बहुत ही लो लेवल पर था। तो दोस्तों उस समय हम मार्केटिंग के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे। बाद में दोस्तों हम आज़ादी के बाद की देखें तो कुछ उद्योग धंधे स्थापित हुए हमारे यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ हुए। तो दोस्तों लोगों जब हमारा बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ, लोगों के घरों में पानी की व्यवस्था की गई, पक्की सड़कें बनाई गई, उनके लिए जो संचार की भी व्यवस्था की गई, तो दोस्तों उनका जो जीवन स्तर है कुछ बढ़ा, यानी उनके जो शिक्षा के लिए भी अच्छा प्रयास किया गया। तो दोस्तों धीरे धीरे उनका जब जीवन स्तर बढ़ने लग गया, तो जब हमारे यहाँ पर मुख्यतः देखें तो हमारे जब हरित क्रांति हुई, जब जो हरित क्रांति हुई उस समय सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही मिला। तो दोस्तों उसका हमारी जो कृषि का जो हमारा फील्ड है वो बहुत ज़्यादा उसके बाद में तरक्की की, और लोगों का जीवन स्तर, उनकी जो आय का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो बाद में जब 1991 के लगभग 1991 के अंदर हमारे जब LPG नीति आई, जब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो पॉलिसी अपनाई गई, उसके बाद में दोस्तों जब वैश्वीकरण के कारण जो विदेशी कंपनियां भी हमारे देश के अंदर आई, वो लोगों का जो जीवन स्तर है उसको नए प्रोडक्ट उसको यूज करने को मिले। और दोस्तों पहले हम यदि कुछ साल पहले भी देखें तो हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर कोई रंगीन टेलीविज़न किसी के घर पर नहीं हुआ करता था, कोई उनके अंदर मोटरसाइकिल तक नहीं हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन भी उनके घर पर नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों अब आज के दिन यदि हम देखें तो उनके घर पर ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि हमारे जो जीवन स्तर है, ग्रामीण जो जीवन स्तर है वो वैसा ही है जो पहले कभी हुआ करता था। तो आज उसके जीवन स्तर में, उसके जो बुनियादी ढांचे में, उसके जो शिक्षा के स्तर में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो शहर के बराबर है, यानी वो रूरल जो है वो दोस्तों अर्बन के बराबर अभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम यदि इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो थोड़ा यहाँ पर कम हमें देखने को मिलेगा। शिक्षा के यदि हम साधन देखें, अस्पताल के यदि हम साधन देखें तो वो दोस्तों हमारे यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। जो लोग का जीवन स्तर है वो भी दोस्तों हमको यहाँ पर थोड़ा सा कम जो शहरों की तुलना में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम यदि हरियाणा के प्रवेश के हिसाब से देखें तो बाकी हमारे जो राज्य है, जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, जो उत्तर प्रदेश है, उनकी तुलना में ज़रूर हमारा जो हरियाणा का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है। तो अब हम देखेंगे अपनी रूरल मार्केटिंग को, और इसके विषय में मैंने जैसे आपको बता दिया है कि जो रूरल मार्केटिंग क्या होती है, जो ग्रामीण जो जनसंख्या होती है, जो ग्रामीण उपभोक्ता होता है, उसकी आवश्यकताओं को जानना, पहचानना, उसके अनुसार उत्पादों एवं सेवाओं को बनाना, और उनको सुविधा अनुसार, उसकी कीमत के अनुसार, जितनी वो कीमत सहन कर सके उसी कीमत के अनुसार हमें उनको निकटतम स्थान पर उत्पाद उपलब्ध कराना और उनको संतुष्ट करना। साथ में हम दोस्तों पर्यावरण भी इसके अंदर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि कीमत ऐसी रखनी है कि जो उत्पाद है वो भी अपना बिक जाए और उपभोक्ता भी संतुष्ट हो जाए, यानी उत्पाद की जो कीमत है जो वो भी उसके लिए देने के लिए तैयार हो जाए। यानी हमें ऐसी कीमत हो कि हमें भी अपना प्रॉफिट मिल जाए और उपभोक्ता है वह भी उस कीमत को ज़्यादा उसको न लगे। तो दोस्तों अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि अपनी जो ग्रामीण अपनी जो मार्केटिंग है इसकी, यानी जो इकोनॉमी की भी हम यदि विशेषता देखेंगे तो अपनी मार्केटिंग की भी वो दोस्तों विशेषताएं निकल कर आ जाएगी। यदि हम देखेंगे अपनी जो ग्रामीण मार्केटिंग की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है। पहले नंबर पर देखें तो दोस्तों जागरूकता में कमी। हम यदि मार्केटिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो जागरूकता की कमी। दोस्तों हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे जो ग्रामीण जो जनता है, हमारे जो ग्रामीण उपभोक्ता है, वह किसी
चीज़ के आदी हो जाते हैं, यानी जो अपने जो जिस स्तर का लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करना वो स्वीकार नहीं करते। यानी जिस हिसाब से वो जी रहे हैं, जिस कंफर्टेबल जोन में वो रह रहे होते हैं, उससे वो आगे दूर जाना ही नहीं चाहते। यदि हम उनको किसी उत्पाद के बारे में बताएं, किसी नए उत्पाद के बारे में बताएं, तो वो दोस्तों उसको या तो कोई नकली समझते हैं, या फिर ऐसे समझते हैं कि ये उत्पाद कुछ भी नहीं है, या फिर अपने आप को दोस्तों ऐसे समझते हैं कि ये उत्पाद लेकर वह खुद को ठगा, यानी वो क्या ठगा ना ले। तो दोस्तों उसके मन में डर ही रहता है इसी चीज़ का, क्योंकि हमेशा जब हम यदि पुराने समय से देखें तो उनके साथ ऐसा ही होता आया है, क्योंकि उनके ज्ञान की कमी, उनके जो शिक्षा की कमी के कारण उनका हर बार शोषण होता आया है। तो दोस्तों उसके मन में ऐसा डर जरूर आज भी दोस्तों बैठा हुआ है कि वह कहीं किसी नए उत्पाद के चक्कर में फंसकर अपने पैसे बर्बाद न कर दें। तो दोस्तों यदि हम उनको अपनी कोई आवश्यकताएं बताते हैं, तो उनको यदि हम कुछ नया प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो दोस्तों वह जल्दी से उस प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम यदि उनकी आवश्यकताओं के बारे में उनको जागरूक करने का भी प्रयत्न करें, तो वह दोस्तों हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि वह जिस लाइफस्टाइल में जी रहे होते हैं उसी लाइफस्टाइल को वह स्वीकार कर चुके होते हैं, उसमें वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस जरूर आ रहे हैं, जो अपनी जो अभी की जो जनरेशन है वो दोस्तों इसको जरूर समझ रही है इन चीज़ों को, और वो ऐसी चीज़ें यूज कर रही है जो उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, जो उसकी लाइफस्टाइल को दोस्तों ऊपर लेके जाए। तो वो जरूर ऐसी चीज़ों को समझकर आगे जरूर बढ़ रही है। दोस्तों आगे हम देखें तो उनकी जो ग्रामीण जनसंख्या की जो रीति रिवाज होती है, जो रीति रिवाज जो परंपराएं होती है, रीति रिवाज व परंपराएं हम देखें तो वो भी दोस्तों मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि उनके रीति रिवाज और परंपराओं से अलग हटकर हम उनको किसी भी उत्पाद का कोई भी चीज़ हम उनको नहीं बता सकते हैं। दोस्तों यदि जो मार्केटिंग के अंदर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को लेके जाएं जो उनके रीति रिवाज और परंपरा के विरुद्ध हो, तो दोस्त वो उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो उनके लिए कितना भी यूजफुल ना हो, यानी यूजफुल हो। तो दोस्तों वह उसको स्वीकार यानी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दोस्तों हमारे जैसे ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर जैसे हमसे जो बड़ी जो पीढ़ी है वो दोस्तों जो कुर्ता पजामा ही पहनना पसंद करती है। इसके अलावा दोस्तों उनको कोई भी वस्तु और कोई भी उनके लिए हम यदि कुछ ला के दें तो दोस्तों वो पहनती नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं। तो उनकी वो रिवाज में आ चुका है, उनकी वो आदत बन चुकी है। तो दोस्तों वो आदत उनकी अभी जाने वाले नहीं है। तो दोस्तों अब क्या है कि हम ऐसे नहीं कहते कि वो गलत है, हम ठीक है, यानी हम यहाँ पर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। हम जो अपना जो प्रोडक्ट है उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों वो हो सकता है कि अपने से भी अच्छे हो, लेकिन हम यहाँ पर अपनी जो मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो दोस्तों वो उसमें बिल्कुल भी चेंजेस लेकर नहीं आएंगे। दोस्तों हम क्या अपने जो दादा दादी के लेवल के जो लोग हैं उनको क्या हम जींस पहनने के लिए कह सकते हैं? उनको हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो दोस्तों हमारे 2-4 थप्पड़ और मार देंगे, तो हम उनको बिल्कुल भी ये बात कह ही नहीं सकते। तो लेकिन हम शहरों में देखें तो दोस्तों बड़े लोग भी 60+ एज के भी लोग हम दोस्तों जींस पहने हुए हमको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों गाँव में ऐसा हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो ये लोग जो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो दोस्तों धार्मिक प्रवृत्ति के भी ज़्यादा होते हैं। तो वो ऐसी कोई भी चीज़ें यूज करने से डरते हैं, वो यूज ही नहीं करते जो उनके धार्मिक भेदभाव को अपनाए, यानी किसी उसके अंदर वो दोस्तों धार्मिक प्रकृति की होने के कारण वो उनकी जो मान्यताएं होती है, उनके जो विश्वास होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें अपनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ता है। अब दोस्तों आगे हम देखें तो वो क्या है कि कीमत के प्रति संवेदनशील, कीमत के प्रति संवेदनशील। दोस्तों ग्रामीण जो लोग हम देखते हैं वो कीमत के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी वो कीमत को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं, न कि उसकी क्वालिटी को। दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो क्वालिटी को भी महत्व देते हुए मिलेंगे, यानी कीमत को वो ज़्यादा महत्व देंगे। सबसे पहले यदि हम किसी दुकान पर जाके देखेंगे तो हम ऐसे ही पूछते हैं, ग्रामीण जो लोग हम होते हैं, कि जो उत्पाद कितनी कीमत का है। हम उसकी जो क्वालिटी कभी भी नहीं पूछते कि ये कितनी क्वालिटी का है। तो हम कीमत को लेकर सेंसिटिव होते हैं, और जो कीमत को देखकर ही हम किसी उत्पाद को क्रय करने का निर्णय लेते हैं। तो कीमत के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हमें देखने को मिलते हैं। तो ये उसकी विशेषता है दोस्तों। और हम देखें तो क्या कि कृषि पर निर्भरता,
कृषि पर निर्भरता। जैसे कि हमें पता है कि जो अपनी जो ग्रामीण इकोनॉमी है वो दोस्तों कृषि पर निर्भरता है, यानी पूरी तरह से वो दोस्तों कृषि पर निर्भर है। तो दोस्तों उसकी जो आय का स्तर है वो कम ज़्यादा होता रहता है। जब कभी फसल अच्छी हुई तो दोस्तों उसकी आय अच्छी हो जाएगी, जब फसल उसकी कम हुई तो उसकी आय कम हो जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे तो दोस्तों कृषि पर वो अर्थव्यवस्था अपनी पूरी की पूरी डिपेंड है। तो इस प्रकार हमें जो अपना उत्पादन है वो दोस्तों उसकी डिमांड भी बने रहना एक, यानी हम ये नहीं कह सकते कि अपनी डिमांड वहाँ पर बनी ही रहेगी, यानी उसमें भी दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, यानी वो भी कम ज़्यादा होगी। तो दोस्तों कृषि पर पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी होने के कारण हमारी जो मार्केटिंग है वो दोस्तों उसको प्रभावित करती है, उसकी जो मांग है उसको दोस्तों वो प्रभावित करती है। आगे हम देखें वो होती है वफादारी। दोस्तों जो ग्रामीण जो लोग होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, यानी लॉयल होते हैं किसी प्रोडक्ट के प्रति। ये वो जिस प्रोडक्ट का यूज कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं, वो उसके अलावा किसी अन्य प्रोडक्ट को यूज करने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं। वो उसको यूज ही नहीं करते क्योंकि वह उसी के आदी हो चुके होते हैं। तो वो उनको वही प्रोडक्ट चाहिए जो वो पहले से यूज करते आ रहे होते हैं। तो दोस्तों ये वफादारी उनके जो होती है ये दोस्तों उनको नई चीज़ खरीदने में और उनकी जो मार्केटिंग के अंदर एक बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। तो अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में हम इनको सुनने को मिलता है कि पुराना चले 100 दिन, नया चले 1 दिन, यानी वो ऐसे ही सोच जो हमारे जो दिमाग में घर की हुई होती है कि जो हम वस्तुएं यूज कर रहे हैं वो ही हमारी अच्छी है, जो नई वस्तुएं हमारे पास आ रही है वो दोस्तों दोयम, यानी कि वो दूसरे दर्जे की है, वो उससे अच्छी नहीं हो सकती। अब दोस्तों हम आगे देखें तो अपना वो ऑप्शन जो अपना जो पॉइंट लेकर आए कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव। दोस्तों बुनियादी सुविधाओं के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारी जो सड़कें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, दोस्तों हम ये सभी चीज़ें अपनी बुनियादी सुविधाओं के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कितनी है, संचार के साधन कैसे हैं, सभी के सभी चीज़ें हम देखते हैं। दोस्तों हम यदि शहरों की तुलना में देखें तो ज़रूर गांव अभी पिछड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों अभी हम देखें तो गाँव के बुनियादी ढांचे में बहुत ज़्यादा सुधार हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर अभी सुधार हो रहा है। सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है कि ग्रामीण जो हमारे जो क्षेत्र है उसके अंदर बुनियादी सुविधाएं जो है उनको बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों हम देखें तो वो है आर्थिक विषमता। दोस्तों आर्थिक विषमता के अंदर हम लेंगे कि उनका आय का स्तर अलग अलग होना, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो दोस्तों अलग अलग होना। गांव के अंदर हमें कुछ ऐसे जमींदार लोग मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा जो संपन्न लोग होते हैं, और बहुत हमें ज़्यादातर आबादी ऐसी मिल जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों हमें वहाँ पर आर्थिक संपन्नता जो है, आर्थिक जो विषमता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उनके पास यदि ज़मीन का भी हम देखें तो वो भी दोस्तों किसी के पास एक समान नहीं होती, और उनके पास जो रोज़गार का साधन होता है वो भी दोस्तों बराबर नहीं होता। यदि दोस्तों मार्केटिंग अच्छी हो, यानी कि उनका आर्थिक विषमता स्तर कम हो, यानी आर्थिक स्तर अच्छा हो, लोगों की आय का स्तर क्या हो, अच्छा हो, तो मार्केटिंग में उनकी जो क्रय शक्ति है, हम 8वां पॉइंट लिख रहे हैं कि आय का निम्न स्तर। शहरों की तुलना में तो दोस्तों अभी भी हम देख सकते हैं कि आय का निम्न स्तर होता है, लेकिन दोस्तों यदि ये उनकी इससे जो क्रय शक्ति होती है, जो इसकी परचेजिंग पावर होती है, वो भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि आय का स्तर यदि अधिक होगा तो उनकी परचेजिंग पावर अधिक होगा, तो दोस्तों मार्केटिंग जो हमारी मार्केट होगी उसको भी अच्छा बल हमें दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसकी बहुत सारी विशेषताएं हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या का आकार देखें तो हमारी जो जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या है वो 60% 60 से 65% जो जनसंख्या है वो हमारी गाँव के अंदर ही रहती है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बाजार है ये, और यहाँ पर यानी कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी उत्पादक है, वो इतने बड़े बाजार को अनदेखा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अब जो प्रोड्यूसर्स है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स है, उनकी जो नज़र है वो गाँव के ऊपर है कि हम ग्रामीण उपभोक्ताओं को किसी न किसी
प्रकार से अपने जो अपने हिसाब से उनको डालें, या फिर दोस्तों उनके हिसाब से हम डालें, लेकिन उनको ऐसा हम उनको दोस्तों बनाएं ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो अपना खरीद सके। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके अंदर हम दोस्तों अपने मार्केट की अलग अलग विचारधाराओं को हमने देखा, हमने जो मार्केटिंग डेफिनेशन देखने के साथ साथ ने हमने दोस्तों जो रूरल मार्केटिंग है उसको हम देखा कि रूरल मार्केटिंग हम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और दोस्तों हम आगे भी इसकी विशेषताओं को भी जाना। दोस्तों इसकी विशेषताओं से भी हम इसकी चुनौतियां भी निकाल सकते हैं, इसके जो हमारी जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसकी विशेषता भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी हम अपने और जो इसके टॉपिक्स जो बनते हैं, और हमारे जो आगे बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर आने वाली है। तो दोस्तों अब हम अपनी अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। दोस्तों आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।